हाँ, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बोगट। यहाँ से उत्पन्न होने के बाद तिब्बत में इसे क्या कहते हैं? सिंगी अंबान। ठीक है। उसके बाद ये लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य से गुजरते हुए लद्दाख के अंदर कौन सा घाट बनाती है? गिलगित घाट। गिलगित घाट बनाने के बाद पाकिस्तान में कौन से स्थान से प्रवेश करती है? सिल्लत। सिल्लत के निकट गर्दिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसके बाद में यहाँ काबुल नदी आकर मिलती है और उसके खुर्रम, तोची और गोमल नदी आकर इसे मिलती है। और विभोआ और हिमालय से निकलने वाली सहयोग, गिलगित, जास्कर, मुंजा, नुब्रा, ठीक है, ये नदी आकर इसे मिलती है। उसके बाद पंच नदियां मिठानकोट के पास आकर मिलती है और ये कराची के पास अरब सागर में गिरती है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। इसकी जो प्रमुख पंच नदियां हैं उनमें पहली नदी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम यहाँ पर आपको पता ही है पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी है? पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल श्रेणी कि गिरिपथ में, गिरिपथ मतलब जानते ही हो श्रेणी के सबसे नीचे वाला भाग जो है, उस गिरिपथ के अंदर एक झरना है जिसका नाम है वेरीनाग। वेरीनाग झरने से ये नदी निकलती है। वेरीनाग झरने से ये नदी निकलती है और निकलने के बाद में ये नदी जो हिमालय की प्रमुख झील है मीठे पानी की, वूलर झील है ना, उस वूलर झील से होते हुए जम्मू में प्रवाहित होकर ये नदी झांग के पास, कहाँ पे, कहीं पर झांग लिखा हुआ है, कहीं पर झंग लिखा हुआ है, कहीं पर झंग मुंगीना लिखा हुआ है ना, उस स्थान पर आकर ये कौन सी नदी से मिलती है? चिनाब नदी से मिलती है। कौन सी नदी से? चिनाब नदी। दूसरी इसकी प्रमुख जो नदी है वो है चिनाब। कौन सी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी दो धाराओं से मिलकर बनती है, एक है चंद्र और दूसरी है बागा। दो धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा। इन दो धाराओं से मिलकर ये नदी बनती है। ये दोनों ही धाराएं जो है वो हिमाचल प्रदेश में ताड़ी एक स्थान है, क्या है? ताड़ी एक स्थान है, उस स्थान पर आकर ये मिलती है। उसके बाद ये नदी क्या कहलाती है? चिनाब कहलाती है। ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनने के कारण इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। और ये नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है ना। अगर पूछा जाए कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? चिनाब। दो धाराओं से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा। ये चिनाब नदी जो है कौन से स्थान पर आकर सिंधु से मिलती है? मिठानकोट के पास आकर सिंधु नदी से मिलती है। तीसरी इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो है रावी। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। पहले सुना होगा ना, रोहतांग दर्रा। उस रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये नदी निकलती है। ये रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी? कुल्लू श्रेणी पर स्थित है। कुल्लू श्रेणी पर जो रोहतांग दर्रा, उस रोहतांग दर्रे के पश्चिम से ये नदी निकलती है और ये नदी चंबा घाटी से में प्रवेश करके, कौन सी? चंबा। एक चुंबी घाटी भी थी, पहले सुना होगा आपने ना, नाथुला दर्रे के पास में दार्जिलिंग है और चुंबा घाटी से होकर वो दर्रा गुजरता था, ये जोड़ता था ये, ठीक है ना। तो चंबा घाटी से गुजरने के बाद ये नदी सराय सिंधु के पास, कहां पर? सिराय सिंधु के पास ये नदी किससे मिलती है? चिनाब से। किससे मिलती है? चिनाब से मिल जाती है। उसके बाद है व्यास। व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से होता है। कहां से होता है? व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है? व्यास नदी। ये नदी हरिके के पास में, कहां पर? हरिके। हरिके के पास में सतलज नदी से मिलती। कौन सी नदी से? सतलज नदी से मिलती। सतलज नदी से मिलती है, कहां पर? हरिके के पास। सतलज नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील से। कहां से? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है? तिब्बत में, कैलाश श्रेणी पर। तो मानसरोवर झील के, मानसरोवर में जो एक झील है राक्षस ताल,
कौन सी झील है? राक्षस ताल। उस राक्षस ताल झील से निकलने के बाद इस नदी को तिब्बत में लांगचेन खम्बान कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगचेन खम्बान कहते हैं। किस नदी को? सतलज नदी। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के पास में राक्षस ताल झील से ये नदी निकलती है, जहां इसे लांगचेन खम्बान कहा जाता है। ये नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। क्या होती है पूर्ववर्ती नदी? पूर्ववर्ती नदी वो नदी होती है जो नदी इस हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी उसी स्थान से प्रवाहित हो रही थी और वर्तमान में भी उसी स्थान से प्रवाहित हो रही है। उसके मार्ग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। यानी कि जो हिमालय है, इतना ऊंचा हिमालय जो 6000 मीटर ऊंचा है, उस 6000 मीटर ऊंचे पर्वत की उत्पत्ति के समय भी ये नदी वहीं से प्रवाहित हो रही थी और आज भी वहीं से प्रवाहित हो रही है ना। ये हिमालय के पूर्व निर्मित है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ये नदी, इस नदी में हरिके के पास में व्यास नदी आकर मिलती है। उसके बाद ये नदी अलीपुर, कहाँ पे? अलीपुर में किस नदी से मिलती है? चिनाव नदी से मिलती है। किससे मिलती है? चिनाव नदी से। और चिनाव नदी अंत में मिठानकोट के पास सिंधु से मिलती है और सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है। तो ये इसकी प्रमुख पंच नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र 2 धाराओं से मिलकर बनती है, भागीरथ और अलकनंदा। ये दोनों ही नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती है। उसके बाद ये नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो हिमालय से निकलती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और दक्षिण से प्रमुख नदी जो आकर मिलती है वो है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलकर गंगा से मिलती है। सबसे पश्चिम की यमुना नदी है। और यह नदी बंगाल में आने के बाद 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथ और दूसरी पद्मा। पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और उसके बाद ये नदी सागर द्वीप के पास से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। हाँ, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी 2 धाराओं से मिलकर बनती है, एक भागीरथ और दूसरी अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। भागीरथ और अलकनंदा 2 धाराओं से मिलकर बनती है। भागीरथ नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है। भागीरथ और अलकनंदा दोनों नदियां कहाँ कर मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये नदी क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। इसके पहले भागीरथ और अलकनंदा। अलकनंदा 2 धाराओं से मिलकर बनी है, विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां जोशीमठ के पास आकर मिलती है, जिसे विष्णु प्रयाग भी कहा जाता है। उसके बाद नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग के पास आकर मिलती है। उसके बाद पिंडर नदी कर्ण प्रयाग के पास, और उसके बाद मंदाकिनी रुद्र प्रयाग के पास आकर मिलती है। ये तीनों ही नदियां जो है अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। मंदाकिनी केदारनाथ से निकलती है और इसी नदी में बाढ़ के कारण केदारनाथ एक बार पूरी तरीके से डूब गया था, केवल मंदिर बचा था, बाकी पूरा जो केदारनाथ है वो डूब गया था इस नदी में बाढ़ के कारण। ये अलकनंदा नदी देवप्रयाग में आकर भागीरथ से मिलती है। उसके बाद ये नदी गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में सर्वप्रथम मैदानों में प्रवेश करती है। इसके पहले ये पहाड़ों में ही प्रवाहित होती है, हरिद्वार में सबसे पहले मैदानों में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। अफवाह क्षेत्र 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र जो है वो गंगा नदी का ही है। ठीक है। उसके बाद ये नदी बंगाल में, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथ में और दूसरी पद्मा में। पद्मा नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये अकेली नदी नहीं गिरती है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर मिलती है। पद्मा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सबसे पश्चिमी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना पश्चिमी सहायक नदी है गंगा की। और दक्षिण की प्रमुख सहायक नदी में जो है वो सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी। कौन सी है? सोन नदी है। अन्य जो हिमालय से निकलकर आती है उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा
ये भी इसकी सहायक नदियां हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये भी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है। तो इस प्रकार ये गंगा नदी अफवाह तंत्र और भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। अगर प्रश्न आ जाए कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो मुख्यतः गंगा नदी पर आता ही है कि गंगा नदी पर है। तो गंगा में भी ये भागीरथ नदी पर है। किस पर है? भागीरथ नदी पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो किस नदी पर है? भागीरथ या गंगा नदी पर।